अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम लोग जो टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं वो है जी जैक स्टैट सिग्नलिंग पाथवे। और ये देखते हैं कि ये किस तरीके से जो है ना वो रिसेप्टर टायरोसिन काइनेज के साथ एसोसिएटेड है। अच्छा, इस लेक्चर में हम लोग सबसे डिस्कस करेंगे जी कि किस तरीके से एंजाइम कपल्ड रिसेप्टर्स जो हैं वो एसोसिएट हो सकते हैं किसी भी साइटोप्लाज्मिक टायरोसिन काइनेज के साथ। इससे पहले भी जो हम लोगों ने पहले पीछे पढ़ा सिग्नलिंग पाथवे वो था रिसेप्टर टायरोसिन काइनेसिस। रिसेप्टर टायरोसिन काइनेसिस और इन रिसेप्टर्स के अंदर जो एंजाइम कपल्ड रिसेप्टर्स हैं, क्या मेजर डिफरेंसेस हैं, ये हम लोग डिस्कस करेंगे यहाँ पर। ठीक है। और इसके बाद जो है वो हम लोग डिस्कस करेंगे जी कि किस तरह से साइटोकाइन रिसेप्टर्स, जो कि एक्चुअली इन्हीं रिसेप्टर्स की मेजर क्लास है, वो एक्टिवेट करती हैं जैक स्टैट सिग्नलिंग पाथवे को। और ये जैक स्टैट सिग्नलिंग पाथवे है क्या। फिर हम लोग देखेंगे कि ये स्टैट प्रोटीन्स क्या हैं और ये किस तरह से वर्किंग कर रही हैं और सेल के अंदर किस तरह के फंक्शंस जो हैं वो परफॉर्म कर रही हैं। सो ये 3 से 4 टॉपिक्स जो है वो हम लोग डिस्कस करेंगे आज के लेक्चर के अंदर। सो जी, कहानी स्टार्ट करते हैं। अच्छा जी, तो ये जो एंजाइम कपल्ड रिसेप्टर्स हैं, ये एंजाइम कपल्ड रिसेप्टर टायरोसिन काइनेसिस से किस तरह से मुख्तलिफ हैं। ठीक है। रिसेप्टर टायरोसिन काइनेसिस के अंदर हम लोग ये बात पढ़ते थे कि उन रिसेप्टर टायरोसिन काइनेसिस के जो इंट्रासेलुलर डोमेन थी उसके पास एक अपनी काइनेज डोमेन थी, जबकि इनके पास जो है ना वो अपनी काइनेज डोमेन नहीं होती। अब अपने इन रिसेप्टर की मैं बात कर रहा हूँ। अब अगर इन रिसेप्टर्स के पास अपनी काइनेज डोमेन नहीं होती तो इट मीन्स कि ये जो है वो सिग्नलिंग को खुद से आगे नहीं परफॉर्म करवा सकते, प्रोसीड नहीं करवा सकते। सो इसलिए फिर इनको क्या चाहिए होता है, इनको जो है ना वो साइटो प्लाज्मिक साइट के ऊपर जो है ना एक काइनेज एंजाइम चाहिए, टायरोसिन काइनेज एंजाइम चाहिए। सो वो ये रिसेप्टर्स उन टायरोसिन काइनेजेस के ऊपर जो है ना वो इन्हिसार करते हैं। और ये जो काइनेसिस डोमेन है, ये जो काइनेसिस प्रोटीन्स हैं, ये बिल्कुल सेपरेट जीन से एक्सप्रेस होती हैं और उन रिसेप्टर के साथ नॉन कोवलेंटली बाउंड होती हैं। तो इसका ये मतलब हुआ कि ये काइनेसिस या ये जो काइनेस डोमेन है, ये जो काइनेस प्रोटीन है, ये उन रिसेप्टर के साथ जुड़ी तो ज़रूर होती हैं, लेकिन उन रिसेप्टर का जो है ना वो पार्ट नहीं है। ये अलहदा से उनके साथ आकर जो है ना वो जुड़ती हैं और उनका हिस्सा बनती हैं। ठीक है। सो साइटोप्लाज्मिक टायरोसिन काइनेसिस में सबसे जो मेन बड़ी फैमिली आ रही है वो सुपर फैमिली है जी, सार्क सुपर फैमिली। ठीक है। और उन्हीं सार्क सुपर फैमिली की जो है ना वो आगे सब फैमिलीज हैं, जिनको हम लोग जो है वो वन बाय वन डिस्कस करेंगे। इन सार्क सुपर फैमिलीज की जो है ना वो एक खासियत है कि इनके पास सबके पास जो है ना इनके सब मेंबर्स के पास SH2 और SH3 डोमेन मौजूद होती है। अब ये SH2 और SH3 डोमेन करती क्या है, इस चीज़ के बारे में हम लोगों ने प्रीवियस लेक्चर्स में बहुत डिटेल से डिस्कस किया है। मैं आपको यहाँ पे कहूँगा कि आप लोग वीडियो को पॉज करें और जाकर चेक करके आएँ ज़रा कि SH2 और SH3 डोमेन क्या फंक्शन परफॉर्म करती है, और इसको जो है ना वो कमेंट्स में इसको लिखें ज़रा। देन हम लोग बात करते हैं जी कि जब लाइगेंड आता है, लाइगेंड बाइंड करता है रिसेप्टर के साथ, तो ये जो डोमेन्स हैं ये किस तरह से एक दूसरे को जो है वो एक्टिवेट करती हैं, म्यूचुअली स्टिमुलेट कर देती हैं एक दूसरे को। और वो कैसे करती हैं इस चीज़ को हम लोग आगे देखते हैं। अच्छा, अलॉन्ग विद दीज रिसेप्टर्स, इन रिसेप्टर्स के अलावा ये काइनेसिस जो है ना वो बाज़ औक़ात क्लस्टर हो जाती हैं नॉन रिसेप्टर प्रोटीन्स के साथ भी, यानी कि जिनका प्राइमरी फंक्शन रिसेप्टर के तौर पर वर्क नहीं करना होता। जिसमें से एक एग्जांपल आती है जी इंटीग्रिन प्रोटीन्स की। इंटीग्रिन प्रोटीन्स जो है ना वो सेल की सरफेस के ऊपर मौजूद होती हैं, और इनका प्राइमरी फंक्शन ये होता है कि ये सेल को एडहियर करने में किसी भी सरफेस के साथ या किसी दूसरे सेल के साथ एडहेरेंस के अंदर जो है ना वो मदद देते हैं। जितने भी एनिमल सेल्स हैं, मल्टी सेलुलर एनिमल सेल्स हैं, उनकी ये क्वालिटी है, प्रॉपर्टी है कि वो एक दूसरे के साथ जुड़ के रहते हैं। अगर वो एक दूसरे के साथ जुड़ कर ना रहें तो उनको सर्वाइवल सिग्नल्स ही नहीं मिलते, और वो सर्वाइवल सिग्नल्स ना होने की वजह से उनकी जो है ना वो डेथ हो जाती है। सो ये इंटीग्रिन प्रोटीन्स की जो है ना वो 2 मेजर डोमेन्स होती हैं, 3 एक्चुअली मेजर डोमेन्स हैं, एक है एक्स्ट्रा सेलुलर, एक ट्रांसमेम्ब्रेन और तीसरी है इंट्रासेलुलर डोमेन। होता ये है कि जब ये सेल जो है वो किसी एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स के साथ कांटेक्ट में आता है, और वो एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स या कोई दूसरा सेल जो है वो इस इंटीग्रिन प्रोटीन के साथ आकर बाइंड करता है, तो ये इंटीग्रिन प्रोटीन की इंट्रासेलुलर डोमेन के ऊपर जो है ना वो फोकल एडहेजन एक क्लस्टर सा बन जाता है, जिसको हम लोग फोकल एडहेजन्स का नाम देते हैं।
कि इस पॉइंट से जो है ना वो सेल एडहियर कर चुका है किसी सरफेस के साथ। अब उस फोकल एडहेजन के अंदर जो है ना वो बहुत सी प्रोटीन्स आकर जो है वो क्लस्टर होती हैं इस जगह के ऊपर, ठीक है। अब उन्हीं क्लस्टरिंग के अंदर एक काइनेसिस भी होती हैं, ठीक है, जिसको हम लोग FAK का नाम से जो है ना वो फैक के नाम से जानते हैं। अब ये फैक्स जो है ना वो अपने साथ सार्क को डॉक करवाती हैं। अब सार्क काइनेसिस भी हैं, फैक काइनेसिस भी हैं, ठीक है। अब ये दोनों मिलकर जो है ना वो मल्टीपल सेलुल साइटोप्लाज्मिक प्रोटीन्स को जो है वो एक्टिवेट करती हैं और सेल को एक सिग्नल जो है ना वो प्रोसीड करवाती हैं जी कि ये सेल अब इस टाइम के ऊपर किसी दूसरी सरफेस के साथ जाकर जहां पर इसने पहुंचना था वहां पर जुड़ चुका है और अब ये सेल जो है वो सरवाइव कर सकता है। सो इस तरह से सेल के अंदर फिर जो है ना वो ग्रोथ के या सर्वाइवल के जो सिग्नल्स हैं वो इनिशिएट कर दिए जाते हैं, ठीक है। सो ये फिर बाद में जो है वो साइटोप्लाज्म को, साइटोस्केलेटन को किस तरह से रिमूव करना है, सॉरी मूव करना क्या है, मूव करवाना है, सेल को क्या करना है, वो सारे का सारा जो फंक्शन है वो परफॉर्म करवा दिया जाता है इन सिग्नलिंग के थ्रू। अच्छा जी, तो बात कर रहे हैं हम लोग साइटोकाइन रिसेप्टर की एक्टिवेशन के हवाले से। मैंने कहा था कि ये जो रिसेप्टर्स हैं जो कि एंजाइम एसोसिएटेड रिसेप्टर्स हैं, इनकी एक क्लास है जिसको हम लोग साइटोकाइन रिसेप्टर्स के नाम से जानते हैं। इन रिसेप्टर्स को साइटोकाइन रिसेप्टर इसलिए भी कहते हैं क्योंकि साइटोकाइंस जो है इनके लाइगेंड के तौर पर एक्ट करता है और जो ही ये लाइगेंड के तौर, ये सिर्फ और सिर्फ जो है ना वो साइटोकाइंस मज़ीद दूसरी साइटोकाइंस की प्रोडक्शन भी प्रोसीड करता है। लेकिन इसके साथ साथ ये बहुत से ग्रोथ हार्मोन्स को इनिशिएट करते हैं ये रिसेप्टर्स, और प्रोलैक्टिन हार्मोन की जो है वो इनिशिएशन करते हैं मेमोरी ग्लैंड्स के अंदर। अच्छा जी, ये रिसेप्टर साइटोकाइन रिसेप्टर्स और जो रिसेप्टर टायरोसिन काइनेसिस से, इनके अंदर क्या मेजर डिफरेंस है, ये बात मैंने पहले भी की कि इनकी ये जो साइटोसोलिक डोमेन होती है इसके ऊपर इनकी अपनी कोई भी काइनेज डोमेन मौजूद नहीं होती। सो काइनेज डोमेन ना होने की वजह से क्या होता है कि ये जो ये खुद से फास्फोरिलेट नहीं कर पाते और बिल्कुल रिसेप्टर टायरोसिन काइनेसिस की तरह से इनकी जो डोमेन्स हैं, जो मोनोमर्स हैं, वो सेपरेट होते हैं और लाइगेंड के आने पर ही एक दूसरे के करीब आते हैं। अब होता ये है कि ये जो है ना जो काइनेसिस हैं इसमें एक जैक काइनेसिस, जेनस काइनेसिस, एक ग्रीक गॉड के नाम से जो है ना इसका नाम रखा गया है। अच्छा जी, इसकी भी आगे से 4 टाइप्स हैं, जैक 1 2 3 एंड टायरोसिन काइनेज 2। अब ये जैक प्रोटीन्स इस साइटोसोलिक डोमेन के साथ जो है ना वो एसोसिएटेड होते हैं, ठीक है। और जो ही सिग्नल आता है बाहर से तो ये दोनों डोमेन जो हैं वो आपस में एक दूसरे के करीब आ जाती हैं। जब एक दूसरे के करीब आती हैं तो ये जैक जो कि काइनेज है नेचर, ये पहले एक दूसरे को फास्फोरिलेट करते हैं। जब एक दूसरे को फास्फोरिलेट करेंगी तो दोनों एक्टिवेट हो जाएंगी और साथ ही साथ फिर ये इस साइटोसोलिक डोमेन के जितने भी टायरोसिन रेजिड्यूज हैं उनको भी दोबारा से जो है ना वो फास्फोरिलेट कर देती हैं। जिससे क्या होता है कि अब यहाँ पर जो है ना वो मल्टीपल साइट्स बन गई हैं। ये मल्टीपल साइट्स जो है ना डॉकिंग साइट्स, ये अलाउ करेंगी स्टैट प्रोटीन्स को कि ये आकर जो है ना वो बाइंड करें इन रिसेप्टर के साथ और मजीद फास्फोरिलेट हों बाय द जैक प्रोटीन्स। अब ये एक सिग्नलिंग पाथवे चलता है कि लाइगेंड आता है, साइटोकाइन रिसेप्टर्स के साथ बाइंड करता है, देन जैक प्रोटीन के साथ बाइंड करता है, फिर देन जो है ना वो स्टैट प्रोटीन के साथ स्टैट प्रोटीन्स को डॉक करवाता है अपने ऊपर। स्टैट प्रोटीन्स जो है वो इटसेल्फ किस नेचर की हैं जी, ये सिग्नल ट्रांसड्यूसर्स हैं। सिग्नल ट्रांसड्यूसर्स हैं और साथ में एक्टिवेटर्स भी हैं ट्रांसक्रिप्शन के, क्योंकि ये सिर्फ और सिर्फ सिग्नल को यहाँ साइटोप्लाज्म से न्यूक्लियस के अंदर ट्रांसड्यूस नहीं करवा रही। ट्रांसड्यूस का मतलब होता है ट्रांसफर करवाना, लेकर जाना किसी चीज को, ठीक है। ये सिर्फ सिग्नल को, केमिकल सिग्नल को साइटोप्लाज्म से न्यूक्लियस के अंदर ट्रांसफर नहीं करवा रही, बल्कि ये जो है ना वो ट्रांसक्रिप्शन के अंदर भी पार्ट ले रही हैं और ट्रांसक्रिप्शन भी करवा रही हैं। अच्छा, इनको हम लोग, इन स्टैट प्रोटीन्स को हम लोग लेटेंट ट्रांसक्रिप्शन रेगुलेटर्स के नाम से भी जानते हैं। वो इसलिए जानते हैं क्योंकि ये जो है ना सिर्फ और सिर्फ एक्सटर्नल सिग्नल पर ही एक्टिवेट होते हैं। अगर एक्सटर्नल सिग्नल नहीं होगा तो ये स्टैट प्रोटीन खुद से एक्टिवेट नहीं होंगी। जी, अब जो ही ये स्टैट प्रोटीन्स इसके साथ जाके बाइंड करते हैं तो ये जैक प्रोटीन्स जो है ना वो इसको, इस स्टैट की डिफरेंट टायरोसिन रेजिड्यूज को जो है ना वो मजीद फास्फोरिलेट करवा देती हैं। जब ये फास्फोरिलेट हो जाती है स्टैट प्रोटीन्स, तो ये स्टैट प्रोटीन
इंट्रासेलुलर डोमेन ऑफ साइटोकाइन रिसेप्टर से जो है ना डिटैच हो जाती हैं। जो ही ये डिटैच होंगे तो ये क्या करेंगी, ये एक दूसरे के साथ आकर जो है ना वो बाइंड कर जाएंगी एंटी पैरेलल शेप में। ठीक है, क्योंकि दोनों के पास एक्टिवेटेड जो है वो टायरोसिन रेजिड्यू है, दोनों के पास SH2 डोमेन्स हैं, तो दोनों एक दूसरे के साथ आकर जो है ना वो एक डाइमर ट्राइमर की फॉर्म में जो है ना वो बना लेते हैं। अब ये डाइमर जो है ना वो आसानी से स्लिप कर सकता है न्यूक्लियर पोर के थ्रू और जाकर जो है ना वो किसी भी जो रिस्पेक्टिव जीन है, टारगेट जीन है, उसके ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर को एक्टिवेट करेगा और देन जो है ना वो अपनी जीन्स के एक्सप्रेशन को इनिशिएट करवा देगा। सो इस तरीके से जो है ना वो ये जैक स्टैट का पूरा सिग्नलिंग पाथवे जो है ना वो एक्स्ट्रा सेलुलर स्पेस से न्यूक्लियस की जीन तक जो है ना वो पहुंचता है। नेक्स्ट आ रहे हैं जी स्टैट प्रोटीन्स और इनकी जो है ना वो स्पेसिफिकेशन के स्टैट प्रोटीन्स क्या हैं, किस तरह से काम कर रही हैं। ये बात हम लोगों ने अभी डिस्कस भी की कि स्टैट प्रोटीन्स जो हैं वो सिग्नल ट्रांसड्यूसर्स हैं। सिग्नल ट्रांसड्यूसर से मुराद ये कि ये सिग्नल को जो है ना वो पास ऑन करती हैं फ्रॉम साइटोप्लाज्म टू न्यूक्लियोप्लाज्म। ठीक है, और साथ ही साथ सिर्फ ये सिग्नल को ट्रांसफर नहीं करते हैं बल्कि ये एक्टिवेटर्स भी हैं ट्रांसक्रिप्शंस के, कि ये बहुत से ट्रांसक्रिप्शनल फैक्टर्स को जाकर एक्टिवेट करती हैं। ठीक है, तो इस तरह से जो है ना ये उस ट्रांसक्रिप्शनल फैक्टर का जो है ना वो पार्ट बन जाते हैं। अगर आपने यहाँ पे देखा हो तो ये पूरे का पूरा एक ट्रांसक्रिप्शनल कॉम्प्लेक्स बन गया और इसका पार्ट है ये स्टैट प्रोटीन्स, यानी कि विदाउट स्टैट प्रोटीन वो ट्रांसक्रिप्शन नहीं हो सकती। ठीक है ना, सो इसलिए हमने इसका नाम जो है ना वो एक्टिवेटर्स ऑफ ट्रांसक्रिप्शन भी रखा है। ठीक है, कि ये सिर्फ और सिर्फ सिग्नल को साइटोप्लाज्म से ला के न्यूक्लियस में नहीं ला रही बल्कि उसको आगे से ट्रांसक्रिप्शन को भी एक्टिवेट करवा रहे हैं। देर आर 6 मेन टाइप्स ऑफ स्टैट्स जो कि पाई जाती हैं और सब के अंदर ही जो है ना वो SH2 डोमेन पाई जाती है। SH2 डोमेन्स के दो मेजर फंक्शंस हैं, जिसमें से हमारे पास एक ये है कि ये स्टैट प्रोटीन को फास्फोराइलोटायरोसिन डॉकिंग साइट पर जाकर डॉक करवाती हैं जो कि उस रिसेप्टर की डोमेन का पर मौजूद थे। रिसेप्टर की इंट्रासेलुलर डोमेन के ऊपर जब जैक की वजह से टायरोसिन रेजिड्यू के ऊपर फॉस्फेट ग्रुप लग जाता है तो तब ये SH2 डोमेन अलाउ करती है इस स्टैट प्रोटीन को कि ये जाकर जो है ना उसके साथ बाइंड कर सके। ये आपको उनके पास पिक्चर नजर आ रही है कि ये उस रिसेप्टर की इंट्रासेलुलर डोमेन थी, उसके पास फास्फोराइलेटेड टायरोसिन था और ये SH2 डोमेन के थ्रू ये इसके साथ जाके बाइंड करी है। दूसरा फिर ये होता है कि ये SH2 डोमेन क्या करती है, ये सिर्फ उस रिसेप्टर के साथ ही बाइंड करने में इसकी हेल्प नहीं करती बल्कि बाद में डाइमराइजेशन के अंदर भी इसको हेल्प करती है। ठीक है, चाहे वो हेट्रोडाइमर हो चाहे वो होमोडाइमर्स हो, स्टैट 1 स्टैट 2 मिलेंगे तो वो हेट्रोडाइमर्स हो जाएंगे, अगर स्टैट 1 के ही दोनों कंपोनेंट्स आपस में मिल जाएंगे तो वो फिर होमोडाइमर्स की फॉर्म में आ जाएंगे। सो इसलिए ये SH2 डोमेन यहाँ पे बड़ा क्रूशियल रोल प्ले कर रही है स्टैट की प्रॉपर फंक्शनिंग के लिए। सो अगर किसी तरह की स्टैट 2 के अंदर म्यूटेशन आती है तो ये जीन जो इसकी कॉरेस्पॉन्डिंग टारगेट जीन्स होंगी उनका एक्सप्रेशन ही नहीं हो पाएगा। अच्छा जी, स्टैट डाइमर्स क्या करते हैं जी, एक्टिवेट करते हैं जीन्स को और एक फीडबैक। अब बात हम लोगों ने पहले भी कई बार की है जी कि जब भी कोई सिग्नलिंग का प्रोसेस स्टार्ट हुआ है तो उसने ख़त्म भी होना है। ठीक है, और मोस्टली फीडबैक मैकेनिज्म के थ्रू होता है। अब यही स्टैट डाइमर क्या करता है, जिन जीन्स को एक्टिवेट करता है उन्हीं जीन्स में से जो है ना वो इसकी अपनी इनहिबिटरी प्रोटीन्स भी होती हैं। ठीक है, यानी कि ये अपनी ही प्रोडक्शन को ब्लॉक करने के लिए एक प्रोटीन को एक्टिवेट करवाता है, प्रोटीन के एक्सप्रेशन को एनहांस करता है और वो मोस्टली प्रोटीन्स जो है ना वो प्रोटीन टायरोसिन फास्फाटेजेस होती हैं। अब फास्फाटेजेस क्या काम करती हैं, ऑब्वियसली ये फॉस्फेट ग्रुप को रिमूव करेंगी। अब अगर इसमें से फॉस्फेट ग्रुप रिमूव हो जाता है तो ये SH2 डोमेन ये डाइमर जो है वो नहीं बना पाएगी। सो ऑब्वियसली ये स्टैट प्रोटीन एक्टिवेटेड फॉर्म में नहीं रहेगी। सो यहाँ पर फॉस्फेटेजेस का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है। ठीक है, इररिस्पेक्टिव ऑफ सीरीन थ्रियोनिन फॉस्फेटेजेस जो कि हम लोगों ने प्रीवियसली पढ़ा था, उसमें अगर सीरीन थ्रियोनिन फॉस्फेटेजेस के अंदर को मसला मसाइल आ जाता है तो उस पाथवे के और भी बहुत से जो है ना वो मैकेनिज्म्स हैं उसको इनहिबिट करने के। लेकिन यहाँ पर चूंकि ये स्टैट प्रोटीन रिसेप्टर कम्प्लेक्स से डिटैच होकर आ चुकी है अब न्यूक्लियस के अंदर। ठीक है, सो इसलिए इस प्रोटीन का यहाँ पर जो है ना वो डीएक्टिवेट करना बहुत जरूरी है। सो अगर कहीं से भी जो और इनको डीएक्टिवेट करने के लिए सिवाय इसकी और कोई चारा नहीं होता कि फास्फाटेजेस ही होते हैं जो कि इनको डीएक्टिवेट करवा सकें। सो अगर किसी तरह से इन फास्फाटेजेस के अंदर मसला आ जाए, टायरोसिन फास्फाटेजेस के अंदर मसला आ जाता है तो सेल जो है वो ठीक तरीके से सर्वाइव नहीं कर पाएगा। सो
ये टायरोसिन फास्फेटेजेस जो है ना वो बड़ी मल्टीपल डाइवर्सिटी की फॉर्म में मौजूद होते हैं हमारे सेल के अंदर। कई हंड्रेड्स के ऊपर इसकी टाइप्स हैं, जिसमें से कुछ फास्फेटेजेस जो हैं, टायरोसिन फास्फेटेजेस जो हैं, वो बड़े ही स्पेसिफिक हैं अपनी टारगेट प्रोटीन्स के, यानी कि वो बड़ी ही खास किस्म की जाकर जो है ना वो स्टैट प्रोटीन में से फॉस्फेट ग्रुप को रिमूव करेंगे, बाकी किसी को नहीं चलेंगे। कुछ ऐसे हैं जो कि बहुत जनरल हैं फास्फेटेजेस, कुछ ऐसे हैं जो कि इतने जनरल हैं जो सीरीन थ्रियोनिन को भी साथ ही जो है ना उसमें से भी फॉस्फेट को रिमूव कर देते हैं। ठीक है। सो ये फॉस्फेटेजेस जो हैं वो एक फीडबैक मैकेनिज्म के तौर पर जो है ना इस सिग्नलिंग पाथवे को जो है वो इनहिबिट कर रहे हैं। ये हमारे पास जो है ना वो एक कुछ सिग्नलिंग प्रोटीन्स हैं, देन उनके साथ एसोसिएटेड रिसेप्टर्स हैं, जैक प्रोटीन्स हैं, और देन यहाँ पर जो है ना वो स्टैट प्रोटीन्स हैं जो कि स्पेसिफिक रिस्पॉन्सेज क्रिएट कर रही हैं। सो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये काफ़ी जो क्रूशल रिस्पॉन्सेज हैं हमारे बॉडी के अंदर, जो कि एसोसिएटेड हैं विद द ग्रोथ, उसके साथ जो है ना ये लिंक कर रहे हैं। सो यहाँ तक हम लोगों ने जो है ना वो जैक स्टैट सिग्नलिंग पाथवे को डिस्कस किया। हम लोगों ने स्टैट प्रोटीन्स के बारे में डिस्कशंस की, और इसके अलावा हम लोगों ने जो है वो ट्रांसक्रिप्शन एक्टिवेशन के हवाले से जो है ना वो डिस्कशन की। होप्स हो कि आप लोगों को समझ आ गई होगी। अगर किसी किस्म का कोई क्वेश्चन है तो वो प्लीज़ कमेंट में पूछेगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।